गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे टाइटल ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप कैसे क्या ट्रांसफर होती है बाय नॉन ओनर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर। तो हमने इसमें सबसे पहले जनरल रूल पढ़ा। जनरल रूल बोलता है कि अगर एक व्यक्ति ओनर है तभी वो दूसरे को ओनरशिप दे सकता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, जिसमें हमने देखा कि कब कब एक व्यक्ति ओनर ना होते हुए भी दूसरे व्यक्ति को ओनर बना सकता है। जिसमें हमने पहला एक्सेप्शन देखा था ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपेल। एस्टॉपेल का मतलब है यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। तो मुकरना मना है, आपने जो पहले बोल दिया या दर्शा दिया आपको अब वो पूरा करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई इट। फिर हमने देखा दूसरा एक्सेप्शन, जिसमें हमने देखा कि एक एजेंट होता है, अगर मर्केंटाइल एजेंट, तो वो भी गुड्स बेच सकता है प्रिंसिपल के। यहाँ भी ओनरशिप प्रिंसिपल की होती है, बट फिर भी गुड्स बेच रहा है एक नॉन ओनर एजेंट। एंड यहाँ पे भी टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड पार्टी को, इवन इन केसेस वेयर द एजेंट हैज एक्सीडेड हिज ऑथोरिटी। अगर उसने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा भी काम किया है, हमने उसको बोला था कि भाई पूछ के बेचना, फिर भी बिना पूछे बेच दिया, तो भी थर्ड पार्टी को ओनरशिप मिल जाती है अगर उसको इसके बारे में पता ना हो तो। क्योंकि थर्ड पार्टी तो यही देखेगा कि भाई वो एजेंट है, और एजेंट है दैट मीन्स उसको जनरली खरीदने बेचने के अधिकार होते हैं। तो ये देखा था हमने। अब कुछ और एक्सेप्शंस जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे कि अगला एक्सेप्शन बहुत ही आसान है। A co-owner in possession of goods can sell the goods even if he does not have any authority. So अगर अधिकार नहीं भी है, बेचने को नहीं भी बोला है, तो भी वो बेच देगा अगर, तो आगे वाले को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है ईलू, हम दोनों ने मिलकर एक कार खरीदे। तो हम लोग पहले से सोच रहे थे कार खरीदेंगे, लेकिन अब वो गरीब औरत है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं है। तो हम दोनों ने सोचे चलो 2-2 करोड़ रुपए दोनों जन मिला के एक 4 करोड़ की कार खरीद लेते हैं। तो गरीब लोग हैं हम लोग, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके जॉइंट ओनरशिप में एक कार खरीद ली है। अब ये कार ऐसी चीज है कि आधी आधी बाटी तो जा नहीं सकती कि 2 चक्के तू ले जा 2 चक्के मैं रख लेता हूँ, तो उसके चक्के वगैरह ऐसे आधे आधे तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि 15-15 दिन हम लोग रखेंगे अपने पास। तो मैंने पहले 15 दिन अपने पास रखा गुड्स। अब यहाँ पे मैं जब घर के पास पार्क करता हूँ तो पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी, वो खरीदने का एक इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मैं भी ये कार खरीदना चाहता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरी कार खरीद लो। अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने वैसे बेचना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरे ओनर का भी इसमें राइट है। तो मुझे एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है, 100% ओनरशिप नहीं है, तो इसमें दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है। बट अगर कल चलकर मैं इसको बेच दूंगा गुप्ता जी को, तो गुप्ता जी को गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, गुप्ता जी को पता नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अवेयर, ही शुड एक्ट इन गुड फेथ। सो उनको पता नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें दूसरे व्यक्ति का भी राइट है। तो अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा अधिकार तो ट्रांसफर हो ही जाता है, बट जो दूसरे को ओनर का राइट है वो भी खत्म हो जाएगा, एंड फुल ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द बायर। सो वही है सेल बाय वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स। तो जब मिलके ओन कर रहे हैं कोई गुड्स को, तो ऐसे केस में एक ओनर कैन सेल नॉट ओनली हिज पार्ट बट ऑल्सो ऑफ द अदर ओनर्स। So this section enables the co-owner to sell not only his own share but also of his other co-owners. If one of several joint owners of goods has the sole possession of the goods with the permission of the co-owners, the property in goods is transferred to the buyer who buys to the person who buys them from such joint owner, provided condition है वही कि the buyer should act in good faith and without notice that the seller had no right to sell. Section 28 lays down 3 conditions for validating the sale by one of co-owners. पहली चीज कि मेरे पास गुड्स होना चाहिए, he must be in the sole possession by the permission of co-owner, और परमिशन से होना चाहिए। तो आगे वाले ने एग्री किया कि शर्मा जी आप गुड्स लेके चले जाओ। The purchaser acts in good faith and he had no notice at the time of contract that the seller has no right to sell. तो उसको अधिकार है या नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए अगली पार्टी को। इलस्ट्रेशन वही सेम प्रकार का दिया है, एक्स वाई और जेड ये तीनों मिलके ओन करते हैं सर्टन ट्रक। एक ट्रक खरीदे इन लोगों ने, तीनों ने मिलके। एक्स इज इन पोजीशन ऑफ द ट्रक बाय परमिशन ऑफ हिज को-ओनर्स। अब वाई और जेड ने क्या किया, एक्स को दे दिया ट्रक कि तुम रख लो। अब वैसे तो एक्स से तो भरोसा करना नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, आकाशवाणी होती है आजकल बीच बीच में। तो हाँ, तो एक्स पे ऐसे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था, बट इन्होंने एक्स पे ट्रस्ट किया और उसको बोला कि तुम रख लो ट्रक अभी का। अब एक्स सेल्स द ट्रक,
पूरा लिखो, जीएफ वगैरह मत लिखो, गलत फहमी हो जाएगी फिर। गुड फेथ, ठीक है। द प्रॉपर्टी दैट इज द ओनरशिप इन द ट्रक इज ट्रांसफर्ड टू ए, ठीक है, तो ए विल बिकम द ओनर। ऐसा है, बहुत ही आसान, ऐसा बोलते जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। कौन बोलते? मैं बोलता हूँ। तो हाँ, अब सेल ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे से थे, इतने इतने से थे, आप आए थे सर हमको लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक भाई आया मारपीट के मेरे से कोई प्रॉपर्टी लेके चला गया, तो मैं इसको वैसे तो कैंसिल कर सकता हूँ, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर वो बेच चुका होता है आगे तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो बस वही रूल है कि अगर अब यहाँ हम प्रॉपर्टी की जगह कार रख लेते हैं, क्योंकि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम मूवेबल गुड्स को ले लेते हैं, वहां पे मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मैं हूँ, एक भाई है, भाई जैसा दिखना चाहिए, अरे सलमान भाई नहीं जी। अब इसने मेरे से कार लेके चला गया और मुझे कुछ पैसे दिया, ऐसा नहीं फुकट में, क्योंकि फुकट में हो जाएगा तो इट विल बिकम वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन, तो इसीलिए फुकट में नहीं है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देता है वो। तो आपने एग्जांपल में देखा होगा, जैसे समझो 1 करोड़ की कार है, तो वो समझो मुझे 20 लाख रुपए देके जाता है। सो लेकिन पोर्शन से एग्रीमेंट हुआ, और पोर्शन से हुआ, दैट मींस इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर भाई इसको जाके किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, एक थर्ड पार्टी अगर इस कार को खरीद लेता है और पैसे दे देता है, एंड ही शुड नॉट बी अवेयर, अगेन इट शुड बी इन गुड फेथ। अगर उसको पता है कि भाई ने चोरी करके मारपीट करके लेके आया है, तो वहां पे फिर उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी। बट अगर उसको नहीं पता है, इफ इज नॉट अवेयर, तो थर्ड पार्टी विल गेट दी गुड टाइटल, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, इसको राइट मिल जाता है। इवन इफ भाई को पूरा अधिकार नहीं था, तो मैं अभी भी कैंसिल कर सकता था, बट बिफोर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर ये बेच चुके हैं, थर्ड पार्टी के राइट्स इंटरवीन हो चुके हैं, देन आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल कब लगता है? जब आपका मेन एग्रीमेंट कैसा है, तो वॉइडेबल है, वॉइडेबल होना चाहिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये शुरुआत से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगता। वॉइड एग्रीमेंट्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, या इलीगल एग्रीमेंट्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टू द थर्ड पर्सन। ये चीज वहां पे डिफरेंस बिटवीन में भी लिखी हुई है, अगर आपको याद होगा तो और गुड फेथ होना भी जरूरी है, चलो बता देता हूँ, चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, थर्ड पार्टी को वॉइड एग्रीमेंट में ओनरशिप नहीं मिलती, कैन नॉट अक्वायर ओनरशिप, कैन नॉट अक्वायर एनी टाइटल टू द गुड्स अंडर वॉइड एग्रीमेंट। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी अक्वायर्स अ वैलिड टाइटल to the goods obtained under voidable contract if it has been obtained in good faith for value and before the contract is avoided। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के पहले अगर उसको ओनरशिप मिल चुकी है, तो फिर अब वो गुड्स को ले जाएगा, उसकी ओनरशिप आ चुकी है, ठीक है। अगर कैंसिल पहले कर दिया तो ही विल नॉट अक्वायर ओनरशिप। वही है, पढ़ लेते हैं, कितना आसान, खूब सारा पढ़ लिया मजाक मजाक में। So sale of goods obtained under a voidable agreement या voidable contract. So when the seller of goods has obtained the possession thereof under a voidable agreement, तो इसने ओनरशिप सॉरी पोजीशन ले लिया है, तो ये व्यक्ति voidable है और ये इसमें पोजीशन लेके चला गया, ठीक है, ऐसे केस में। बट एग्रीमेंट हैज नॉट येट बीन रेसेंडेड, अभी तक हमने इसको कैंसिल नहीं किया एट द टाइम ऑफ सेल। यहाँ सेलर कौन हो गया? तो ये व्यक्ति, ये सेलर है, ठीक है, और ये बायर है। सो द बायर ऑब्टेन्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड, अगेन वही रूल है, ही बाइज देम इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। It is to be noted that the above section applies when the goods have
If the original agreement is of no legal effect, that is void ab initio, then the title of the goods remains with the original owner and cannot be passed to anybody else. ऐसा है, बहुत ही आसान, ये नया नहीं है, ये पता है आपको। अब अगला रूल, अगला भी बहुत ही आसान है, अलग से बता देता हूँ। समझो, पहले एक बार रीड कर लो क्या लिखा है वहां पे। सेल बाय बायर इन पोजीशन, पहला कौन सा है, सेलर है, पहले सेलर है फिर बायर वाला है, दोनों पॉइंट है। पहले हम सेलर की बात करते हैं, सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। तो वहां देखो आफ्टर सेल लिखा है, फिर से पढ़ के देखो, सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। ओनर कौन होगा, बायर ओनर है। गणपति बप्पा वाला एग्जांपल याद होगा आपको, कि मैं हूँ सेलर, ये आप हो बायर, आपने गणपति बप्पा खरीद लिए और आपने बोला कि मैं इसको कल लेके जाऊंगा, कल मुहूर्त का टाइम है सुबह, तो मैं तभी डिलीवरी लेके जाऊंगा। अगर आपने खरीद लिए, मैं बोल रहा हूँ सेल हो गया, दैट मीन्स ओनर हो चुका है बायर। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ओनरशिप अलग है और पोजीशन अलग है, आपको पता है कि पोजीशन ऑफ गुड्स अलग चीज होती है और ओनरशिप अलग चीज होती है। तो यहाँ पे अगर बायर ने गुड्स लेके नहीं गया लेकिन खरीद चुका था, तो पोजीशन अभी भी सेलर का ही है। अब यहीं पे एक दूसरा व्यक्ति आता है, इनको नाम भी दिए थे हमने, ए बी। दूसरा व्यक्ति आता है मेरी दुकान पे और वो ये सेम गुड्स खरीदना चाहता है, मान लो मिस्टर सी है, ये सेम गुड्स वही बप्पा की मूर्ति खरीदना चाहता है। अब यहाँ पे मैंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि भैया बायर ओनर बन चुका है, मैंने उसको कुछ बताया नहीं और मैंने उसको जानबूझकर ज्यादा प्राइस बोल दिया। मैंने बोला भैया ये मूर्ति बहुत महंगी है, उसको बोला 10,000 रुपए की मूर्ति है, उसने मुझे 10,000 रुपए पे किया और 10,000 में भी वो मूर्ति खरीदने को तैयार हो गया। क्या यहाँ सी को पता है, तो सी को पता नहीं है, सी इज नॉट अवेयर दैट बी इज द ओनर, यानी यहाँ पे सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे बी क्लेम नहीं कर सकता, बी को गुड्स लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है टू द बायर, सी को ओनरशिप मिल चुकी है, तो इसको गुड टाइटल मिलेगा सब्जेक्ट टू ही शुड एक्ट इन गुड फेथ। तो नॉट अवेयर का मतलब ये गुड फेथ है, तो यहाँ पे सी विल बिकम द ओनर। ठीक है, तो सी अगर गुड्स ले जाता है तो यहाँ पे बायर गुड्स लेके नहीं आ सकता, ही कैन नॉट क्लेम द गुड्स। सो यहाँ पे मैं अगर इसको नाम को थोड़ा और डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे ये जो बी है, बी इज बायर नंबर 1 और सी इज बायर नंबर 2, ये भी बायर है, तो ये सेकेंड नंबर का बायर है, सेकेंड सेल। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल हो गई। वैसे देखा जाए तो मैं ओनर नहीं हूं, बट फिर भी यहाँ पे आप देखो सी को मैं ओनरशिप दे पा रहा हूँ। वही हमारा टॉपिक है, कब कब एक व्यक्ति ओनर ना होते हुए भी ओनरशिप दे सकता है। हल्का सा फर्क है, एक सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल पढ़ा था, वहां मैंने उल्टा बताया था कि गुड्स लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पे एक छोटा सा फर्क था एग्जांपल में, आपको अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे नॉट अवेयर लिखा है, वहां पे मैंने बताया था कि मैं सी को बता चुका हूँ कि भैया बी को बेच चुका हूँ गुड्स, फिर भी वो खरीदता है, तो फिर सी विल नॉट एक्वायर टाइटल। तो वहां देखोगे आप सेम एग्जांपल बनाए बट वहां लिखा है अवेयर, तो वहां पे आपने लिखा होगा ये जगह जहां हमने नॉट अवेयर लिखा वहां पे लिखा होगा अवेयर। तो सिर्फ उसको पता है या नहीं पता है, इससे वो पूरा रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सी इज अवेयर दैट बायर वाज द ओनर, बी इज द ओनर, देन ही कैन नॉट टेक द गुड्स, बट इफ ही इज नॉट अवेयर, इफ ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, देन ही विल एक्वायर द टाइटल। ठीक है, तो वो गुड्स लेके जा सकता है। अब एक सवाल और आ सकता है किसी
बच्चे के मन में कि भाई अगर दोनों ने गुड्स लेके नहीं गए, सेल यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया और गुड्स इसने भी अभी नहीं ले गया, तो फिर सिंपल रूल लगेगा जो पहले गुड्स ले जाएगा उसकी ओनरशिप आ जाएगी, ठीक है। तो फिर पोजीशन पे डिपेंड करेगी ओनरशिप। सो ये रूल है कि सेल बाय सेलर इन पोजीशन, तो सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, दैट मीन्स ओनर बी बन चुका है, उसके बावजूद अगर सेलर बेच रहा है तो सी विल बिकम ओनर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ही शुड नॉट बी अवेयर दैट बी वाज द ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो वही पॉइंट आगे दिया हुआ है। सो अंडर दिस एक्सेप्शन द सेकंड सेल where the seller remaining in possession, second sale है वो जो A C को बेच रहा है, that is the second sale contract, will give a good title to the buyer acting in good faith and without notice. So he should act in good faith, he should not be aware. Without notice means उसको जानकारी नहीं होना चाहिए। Notice does not mean कोई legal notice, notice का मतलब होता है information, जानकारी। Three conditions should be fulfilled under this exception. First one is the seller must continue in possession of the goods or the document of title. तो दोनों में से एक चीज आपको पता है अब कि इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से भी हम ओनरशिप दे सकते हैं। तो या तो उसके पास गुड्स है या तो इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देके भी ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। तो ये कैन डिलीवर द गुड्स और इवन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो सेलर मस्ट कंटिन्यू टू बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एज सेलर। Possession as hirer or bailey of the goods from the buyer after delivery of goods to him will not do. So possession as bailey या hirer क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम डिलीवरी के जब रूल्स पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। So he should be in possession of the goods या फिर document of title। फिर दूसरा, the goods must have been delivered or transferred to the buyer। तो buyer यानी कौन सा buyer? सेकेंड buyer की बात हो रही है, buyer 2 अपने केस में मिस्टर सी। और the document of title must have been transferred to him and good faith in absence of notice of previous sale on the part of second buyer। So C should not be aware that already goods बेचे जा चुके थे, ठीक है। तो ऐसा है, इसका ही बिल्कुल अपोजिट है अगला पॉइंट। अब रीड करो, आपको ऐसे ही समझ जाएगा। सेल बाय बायर इन पोजीशन ऑफ गुड्स ओवर विच सेलर हैज सम राइट। यहाँ सेलर का राइट है, यहाँ पे सेलर ओनर होता है, सेलर इज ओनर, सेलर इज द ओनर। तो हेडिंग में आपको नहीं लिखा है बट अंदर पढ़ोगे तो आपको स्पेसिफिकली दिखेगा where the property has not yet passed to him, बायर को प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई, दैट मींस ओनरशिप किसकी है? सेलर की है। जैसे गुड्स भेजे गए हैं ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, ऐसे सब केसेस। तो यहाँ पे भी अगर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं तो थर्ड पार्टी विल एक्वायर ओनरशिप। तो बिल्कुल इसका अपोजिट ही है, यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की, बट बिल्कुल सेम पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखा है अब? सेल बाय बायर इन पोजीशन, मिस्टर ए इज द सेलर, मिस्टर बी इज द सेली, सेली नहीं होता बायर, और पोजीशन इसको दे चुके हैं बट ओनरशिप अभी भी सेलर की है। यहाँ पे भी अगर बायर इसको फिर से बेच देता है तो बायर नंबर 1 हो गया है, इसको ही हम, ये सेलर नंबर 1 हो गया, इसको हम सेलर 2 बोल सकते हैं। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें ये बेच रहा है, तो बायर नंबर 1 बिकम्स द सेलर नंबर 2। तो ये बेच रहा है, समझो वही बप्पा की मूर्ति का एग्जांपल ले लेते हैं। और ये पेमेंट कर देता है मिस्टर सी। अगेन सी शुड नॉट बी अवेयर, ही शुड नॉट बी अवेयर अबाउट सेलर्स राइट, ठीक है। इवन कभी ऐसा भी हो सकता है राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया था हमने, बोला था कि भैया जब तक तुम पैसे नहीं दोगे ओनरशिप नहीं मिलेगी, फिर भी वो बिना पैसे दिए अगर गुड्स रख लेता है और फिर आगे बेच भी देता है, तो यहाँ सी विल बिकम द ओनर सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन वही है, यहाँ पे गुड्स लेके नहीं आ सकते, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ही शुड नॉट बी अवेयर, उसको पता नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन गुड फेथ। तो सी को यहाँ पे वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। तो सी कौन हो गया यहाँ पे? बायर नंबर 2, ठीक है। तो पहला सेल में ये सेलर ये बायर, दूसरे सेल में ये सेलर बन जाता
का पढ़ा वैसे ही ये उसका अपोजिट है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा अपोजिट। हाँ, ओनरशिप मिल गई ऐसा मान लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल और दे दिया कि मुझे लगा ही था किसी का ऐसा सवाल आएगा। तो दूसरा एग्जांपल आप ये रख सकते हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है कि भैया जब तक पैसे नहीं देंगे तो तुमको ओनरशिप नहीं मिलेगी, बट फिर भी विदाउट गिविंग मनी इसने अगर रख लिया कुछ को, तो ही विल अक्वायर द पोजीशन बट ओनरशिप नहीं अक्वायर होगी। स्टिल अगर ये सेल कर देता है एंड बायर एक्ट्स इन गुड फेथ देन ही विल अक्वायर अ गुड टाइटल। ठीक है, तो रीड कर लेते एक बार, बिल्कुल एकदम शेम टू शेम है, उसका अपोजिट है। जैसा पहला केस है वैसे ही उसका अपोजिट है। पहले केस में सेलर हैज द पोजीशन, बायर हैज द ओनरशिप एंड सेलर इज सेलिंग द गुड्स। दूसरे केस में सेलर इज द ओनर एंड बायर हैज द पोजीशन एंड बायर इज सेलिंग द गुड्स। ठीक है, सो this exception deals with the case of sale by the buyer of the goods in which the property has not yet passed to him. So buyer को अभी तक प्रॉपर्टी नहीं मिली है बट उसके पास गुड्स हैं। When the goods are subject to some lien या right of seller, जैसे कि unpaid seller है, ऐसे कुछ केस हो गए, या even right of disposal is reserved, ऐसे केसेस में तो बायर में प्लेज, अनपेड सेलर का अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में अगले चैप्टर में। So the buyer may pledge or otherwise even dispose of the goods to the third party. Dispose of means sale करना and give him a good title provided the following conditions for sale are satisfied. तो ये पहला, the first buyer is in possession. First buyer Mr. B. He should be in possession of either the goods or the document of title to the goods with the consent of seller. Transfer is by the buyer. तो जो first buyer है he is transferring or by his mercantile agent. And the person receiving the same second buyer should act in good faith and he should have no notice of the seller's right, so without notice of any lien or other right of the original seller. ठीक है, तो वैसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम, तो बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हो, जैसा ये वैसा वो। फिर सेल बाय एन अनपेड सेलर, ये अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अनपेड है अगर सेलर तो उसको अधिकार मिलता है वो गुड्स को बेच सकता है इवन इफ इज नॉट द ओनर। इतना ध्यान रखो, बाकी अनपेड सेलर कौन है, क्या राइट्स मिलते हैं, वो आगे डीप में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, सो an unpaid seller of the goods can under certain circumstances resell the goods. The purchaser of the goods gets a valid title to the goods. यहाँ पे even valid title मिलेगा even if he is aware, अगर उसको पता है तब भी, even if he is aware that seller was not the owner. So अगर seller unpaid है तो he can again sell the goods even if उसको जानकारी है, पता है, तो भी goods फिर से बेचे जा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे केसेस बताए हैं जिसमें गुड्स बेचे जा सकते हैं इवन इफ आई एम नॉट द ओनर। पहला केस है प्लेज का। प्लेज का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज गिरवी रखता है, जैसे मैंने समझो कुछ गोल्ड रिंग गिरवी रखा, एक मेरे पहचान वाले हैं उनके पास गोल्ड रिंग दे दिया और उनसे मैंने 1 लाख रुपए की उधारी ले लिया। अब अगर मैं वो 1 लाख रुपए वापस नहीं करूंगा तो फिर भले आगे वाला ओनर नहीं है बट ही कैन सेल द गुड्स, क्योंकि उसने उधारी दिया है, वो उधारी अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो वो गुड्स बेच के उधारी निकाल सकता है। तो ये प्लेज का केस हो गया। तो प्लेज में जो पॉनी पॉनी बोलते हैं इसको, तो एक पॉनर होता है, पॉनर यानी मैं जो गुड्स का ओनर है, जो गुड्स रख रहा है, पॉनी यानी जिसको गुड्स मिले, पॉनी बोलते हैं, नाम है उसका। तो इसके दो नाम है, एक तो प्लेजर और प्लेजी बोलते हैं। तो मैं प्लेजर हूँ, जिसके पास गुड्स रखे गए गिरवी वो प्लेजी है, साहूकार जो रहता है, ये बैंक वगैरह हो गया। वैसे ही पॉनर और पॉनी, तो पॉनर यानी जो गुड्स का ओनर होता है और पॉनी जिसके पास गुड्स रखे गए एज अ सिक्योरिटी। तो पॉनी में अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस सेल दी गुड्स। तो अपन बेलमेंट और प्लेज में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट अलग से अपने को पढ़ना है। So the pawnee may sell the goods of the pawner if the latter makes a default in his dues. यहाँ पे भी गुड फेथ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आगे वाला आपको गुड्स बेच रहा है, आपको पता भी है कि शर्मा जी के गुड्स हैं बट शर्मा जी ने पैसा नहीं दिया, तो भी आपको ओनरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ गुड फेथ वाला पॉइंट नहीं है, नो नोटिस वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ तो उसका राइट है, ही कैन रीसेल द गुड्स। सो द परचेसर अंडर सच अ सेल गेट्स अ गुड टाइटल। वैसे ही जब किसी को कोई गुड्स छपड़ते हैं, छपड़ना मीन्स प्राप्त होना, तो अगर गुड्स प्राप्त हुए हैं तो वहां पे भी अधिकार होता है। अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है तो हम बेच सकते हैं, दो केस में, एक इफ द गुड्स आर पेरिशेबल, दूसरा इफ द लॉफुल चार्जेस
डाउन टू 2/3 ऑफ द वैल्यू। तो 2/3, जैसे 9,000 की चीज मिली, पहुंचाने को 6,000 रुपये लग रहा है, तो पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रीसेल इट। ठीक है, 2/3 लिखा है वो, 2/3 वैल्यू। जो लोग होशियार होते हैं उनकी राइटिंग खराब होती है। ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेना, मेरी राइटिंग खराब है। चलो, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में भी जब गुड्स जब्त किए जाते हैं, समझो विजू भाव इंसॉल्वेंट हो गए, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा, उनके गुड्स पूरे दे दिए जाएंगे उसको, और वो फिर उन गुड्स को बेचता है। यहाँ पे गुड्स की ओनरशिप किसकी है? तो विजू भाव की, लेकिन बेच रहा कौन है? ऑफिशियल रिसीवर। अ नॉन ओनर इज गिविंग अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे भी ये तीनों केसेस में आपको गुड फेथ की आवश्यकता नहीं है। ये चारों केसेस में, इनफैक्ट ये चारों केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इवन इफ बायर इज अवेयर दैट सेलर इज नॉट द ओनर। तब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ पे नो नोटिस वाला पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि ये सब राइट है इनके, ये सब अधिकार दिए गए हैं, कानून देता है ये अधिकार। तो जब कानून ने अधिकार दिया है तो फिर उसमें ये बात नहीं आएगी कि आगे वाले को नहीं पता होना चाहिए। तो आगे वाले को पता भी है कि ये गुड्स किसी ने गिरवी रखा था, बट फिर भी वो बेच रहे हैं, तो यहाँ पे गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। So last point वो ये सी वाला, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेसर अ वैलिड टाइटल। ऑफिशियल रिसीवर ये नॉर्मल इंसॉल्वेंसी के केस में होता है, लिक्विडेटर कंपनी के केस में होता है। जब कंपनी बंद होती है तो उसको लिक्विडेशन बोलते हैं, तो वहाँ ऑफिशियल रिसीवर के बदले एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। कैसा है? अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत ही आसान। डरा मत करो, मैं इतना खूंखार हूँ नहीं जितना दिखता हूँ। हाँ, तो पढ़ लेंगे अपन, उसको अभी स्किप कर लो। वहां लिख लो आएगा। कहाँ आएगा? तो प्लेज में आएगा। अब ये पढ़ने के अपन, अभी बस वही समझो कि जिसके पास गिरवी रखा है गुड्स, वो गुड्स को बेच सकता है। जो एग्जांपल दिया वो ध्यान रखो, मैंने अंगूठी किसी के पास गिरवी रख दिया, लोन नहीं चुका है, तो ही कैन सेल द गुड्स। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अपन बेलमेंट और प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फिर से देखेंगे। ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, वो बांटना पड़ेगा फिर। ये हर केस में जितने भी जगह नॉन ओनर अगर कुछ गुड्स बेच रहा है, तो ये है तो ब्रीच ही, गलत कर रहा है वो। ये वाले केसेस अगर छोड़ दो, तो बाकी के केसेस में वो ब्रीच हो रहा है या गलत कर रहा है व्यक्ति, तो यहाँ पे डैमेजेस वगैरह वाले रूल लगेंगे, पैसा ओनर को वापस करने वाले रेस्टिट्यूशन वाले रूल लगेंगे, तो वो सब अप्लाई होंगे सभी केसेस में। ठीक है, जैसे जॉइंट ओनर है, तो अगर जॉइंटली हमने गुड्स खरीदे थे, मैं अकेला बेच देता हूँ, तो जो भी सेल से पैसा आएगा वो दोनों जन बांट लेंगे आधा आधा, क्योंकि ही इज ऑल्सो दी ओनर, आई एम ऑल्सो दी ओनर, तो बोथ द जॉइंट ओनर्स विल हैव द राइट। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी वैसे जब फाइंडर को गुड्स पड़ते हैं, उसने बेचा, तो पैसा तो वापस करना पड़ेगा, पैसा अपना नहीं है वो। ठीक है, अपने चार्जेस काट के अपन पैसा वापस करते हैं। ठीक है, बिकॉज गुड्स ओनर के थे। ठीक है, तो ज्यादातर केस में आपको वो दिखेगा ही, और कई जगह पे ऐसा होगा कि आपको डैमेजेस का भी राइट दिख जाएगा, जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। तो यहाँ पे भी अगर पैसा जो प्राप्त हुआ है, तो पैसे पे राइट मेरा है, मेरे गुड्स थे वो। ठीक है, तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा, होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, धोखा देते हैं लोग। अच्छा है, धोखे खाना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस आपको धोखे खाने से मिलेगा, उतना पढ़ाई नहीं देती। तो इसीलिए जितने भी फल फूल खाते हो धोखे खाओ। अरे वैसे नहीं सर, पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में राइट टू डिस्पोजल रिजर्व रहा तो हाँ, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, वो
मैंने एग्जांपल में दिए ही आपको, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है तब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, ये तो बचपन वाला रूल है। पॉइंट नंबर 4 में आपने जो बचपन में पढ़ा था अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एक भाई आता है, आपको याद होगा मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा था, भाई आता है और मारपीट करके ऐसे गच्ची पकड़ता है, गच्ची है ना कॉलर, गच्ची बोलते हैं अपने यहाँ। तो गच्ची पकड़ता है, उठाता है मेरे को, शर्मा जी चलो साइन करो डॉक्यूमेंट्स पे। अब मैं साइन कर देता हूँ, नहीं तो मारपीट करके कहीं फेंक देगा, पता भी नहीं लगेगा। सो मैंने साइन कर दिया, उसने कुछ पैसे दिया और मेरी प्रॉपर्टी लेके चला गया। अगर वो जाके किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, देन आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कैंसिल कब तक कर सकते हैं, बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन एंड विद इन अ रीजनेबल टाइम। दोनों में से एक चीज भी हो गई तो अब आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, अब द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, ऐसा है। अगर पॉइंट 5 में बायर 1 ने एडवांस दिया होगा तो डैमेजेस क्लेम होंगे क्या? हर जगह होंगे, एडवांस दिया हो तो भी, नहीं दिया हो तो भी, क्योंकि इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वही चीज बप्पा की मूर्ति कहीं और से खरीदने में पैसा ज्यादा जा रहा है तो डैमेजेस ले ही सकते हैं हमेशा। एडवांस तो रिटर्न ले ही लेंगे अपन और डैमेजेस भी रहेंगे। ठीक है, वो एकदम बेसिक रूल है जो बचपन में आपने पढ़े थे कि अगर ब्रीच हो रहा है तो ये ब्रीच में कवर होगा, तो जो भी डैमेजेस वगैरह वो तो रहेंगे ही। अर्जुन काही असेल तर विचारा। हाँ, फाइंडर ऑफ गुड्स, जब गुड्स छपड़े, आपको याद होगा ऐसा 9 लाख हार छपड़ा था अपन को, अपन इधर से जा रहे थे, यहाँ पे दिखा 9 लाख हार, अपन ने उठा लिए, तो क्या करना अपन ने? नहीं, ऐसा नहीं करना। तो अपन ने क्या करना, अपन अपनी जिम्मेदारी होती है कि ट्रू ओनर को ढूंढो और उसको वापस करो। लेकिन अगर ट्रू ओनर हमको मिल नहीं रहा है या फिर ट्रू ओनर जो है पैसा देने से मना कर रहा है, तो वहां हमको गुड्स बेचने का राइट है। कब? दो केस में, एक जब वो पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तब, दूसरा जब उसको पहुंचाने का खर्चा 2/3 इन वैल्यू से ऊपर जा रहा है, 2/3 तक के या उससे ऊपर जा रहा है तब। ये बचपन में पढ़ा था ये सब चीजें। चलो मैं रेफर कर देता हूँ, आप रेफरेंस पढ़ लेना घर जाके, इतना सारा पढ़ लिया ना मजाक मजाक में। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ढूंढते रह जाते हैं। क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, 9 लाख, देखो ढूंढते रह जाते, बताया ना मैं, होता है कभी कभी ऐसा। तो 9 लाख हर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। क्या बता रहा था? हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, कंफ्यूज नहीं, ज्यादा बोलते हैं तो अपना ध्यान नहीं रहता, इसीलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ढूंढ रहा हूँ। आ गया, ये देखो, कहाँ गया? हाँ, 7.8, ये वाला, राइट टू रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। अगर ओनर नहीं छपड़ा अपने को, गुड्स छपड़े, ओनर नहीं छपड़ा, सो ओनर नहीं मिला, या फिर इफ ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस, द फाइंडर में सेल द गुड्स। दो केस में, फर्स्ट व्हेन द थिंग इज इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू तब, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ऐसे दो केसेस में हम बेच सकते हैं। ओनर कौन है? ओनर वो है जिसके गुड्स थे, हमको सिर्फ वो प्राप्त हुए हैं, हमको ओनरशिप नहीं मिली, वी हैव ओनली द पोजीशन, बट स्टिल हम उसको बेच पा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वही पढ़ रहे हैं, कब कब एक नॉन ओनर बेच सकता है। लॉफुल चार्जेस या कॉम्पेंसेशन, पहुंचाने का खर्चा, लॉफुल चार्जेस, कॉम्पेंसेशन। चलो, और कोई कोई शक या सवाल? एनसीसी में रहते थे ना अपन, सर लोग पूछते थे, कोई शक या सवाल, हम बोलते थे नो सर। हाँ, होता था ऐसा एनसीसी में, वो भी क्या दिन थे। अपन स्किप करना चाहते थे एनसीसी वाले दिन, थोड़ा लेट जाएंगे आज। क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, भूल जा रहा हूँ आजकल मैं, होता है ऐसा, कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, मोहब्बत में इंसान इंसान नहीं रहता। बस बस, चलो, हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया, वो याद आएगा तो बार बार, नए नए बताऊंगा ना अभी,
ये मेरा थोड़ी है ये शेर एक मूवी में आया था, एक मूवी देखे होंगे आपने, सरफरोश। उसमें बहुत अच्छा गाना है, होश वालों को खबर क्या, खुद ही क्या, बस बस वही वाला। उसके जस्ट पहले आता है शायरी, तो नसरुद्दीन शाह, वो गजल गायक होता है, वो ऐसी शायरी फेंकता है, बोलता है कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, मोहब्बत में इंसान इंसान नहीं रहता। एकदम गहरा है, ठीक है। चलो, सब बहुत कुछ सिखाती है, मूवीज हो गई, ये गाने हो गए, इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं ना, एकदम लग जाते हैं। वो सुने होंगे आपने, धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर, क्या गहरा गाना है वो कौन सा, धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, तू न जाने आस पास है। इतना गहरा गाना है वो, आपने अगर वर्ड सुने होंगे ना, इतने गहरे लिरिक्स है उसके। तो उसमें ऐसा बताया कि अपन जब एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो भी भगवान अपने साथ साथ चलता है, ऐसा है वो, कि तेरे कदमों के साथ ही है मेरे निशान, ऐसा बोलते हैं, ऐसा गाना है वो, यानी ऐसा है जैसे कि भगवान आपके लिए गाना गा रहे हैं, इतने गहरे गहरे गाने बनाते हैं। रहते हैं ये बड़े बड़े पोएट लोग रहते हैं, आधे से ज्यादा तो पुराने पोएट्स जो है उनके कोट्स चोरी करके गाने बनाते हैं। जैसे एक बहुत बड़े पोएट थे रूमी, 13th सेंचुरी के, और पोएट भी बोल सकते हैं, और एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है वो, यानी बहुत ही माने जाते हैं वो रूमी। उनके नाम पे इतनी मूवीज में गाने दिखते हैं, रॉक स्टार तो पूरी उससे भरी हुई है। रॉक स्टार देखे होंगे आपने, पूरी पूरी उनके ही डायलॉग्स भरे हुए हैं। सुना है यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के परे एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुम्हें, तुम मरते रहती हीरोइन। तो ये रूमी का कोट है। हाँ, क्या, हाँ हाँ बोलो, हाँ आ जाओ, इधर आ रहे होंगे तो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ, अच्छा, बढ़िया, वाह। चलो, एक आध दिन महफिल जमाते हैं अपन, चलो, नहीं मजा आएगा। तो ठीक है, अभी आएंगे ना इवेंट्स, आएंगे अभी बहुत सारे, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। अभी सितंबर में अपना फंक्शन, आपका तो खैर ठीक है, देखते हैं, होगा होगा, कैसा है। तो ऐसे होता है, रूमी के कोट्स बहुत जबरदस्त है, रूमी को अगर आप फॉलो करोगे ना एकदम फैन हो जाओगे। रूमी एक ऐसे लेखक हैं, तो वो पूरे गाने भरे हुए हैं, रॉकस्टार का गाना है, कागर कागर सुना इतनी अर्ज तो से चुन चुन खाई ओ मांस, वो रूमी का कोट है एक्चुअली। तो वो पर्शियन पोएट है। पारसी लोगों में क्या होता है, पारसी लोगों में जब किसी की डेथ हो जाती है वो उसको जलाते नहीं है, ऐसा कुआं होता है, कुएं के ऊपर डाल देते हो बस। हाँ, एक कुआं होता है अपने आप, ये पारसी ये कब्रिस्तान है जहाँ पे एक कुआं है सेमिनरी हिल्स पे। अब मेरा कॉलेज है इसलिए मेरे को पता है, वहाँ एसएफएस कॉलेज था, कॉलेज इधर, इधर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था, और अंदर थोड़ा ऐसा जाओ तो वहाँ एक पारसी कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे ऐसा कुआं है, कुएं के ऊपर जाली लगी है, और जाली के ऊपर वो बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अपने मरने के बाद भी अपनी बॉडी कहीं ना कहीं किसी के काम आना चाहिए, और वो चील कौवे आके फिर खा जाते हैं इंसान को। वैसे तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हॉस्टल भी था, तो हम लोग मेरे फ्रेंड्स थे, तो एक दो बार मैं हॉस्टल में भी रुका था। तो जस्ट कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अपोजिट में ही हॉस्टल है, तो कुछ नहीं रहता, फालतू की बातें होती, भूत आते वगैरह कुछ नहीं रहता है, फालतू की बात है। तो हम लोग का कॉलेज ही था वहाँ पे, एसएफएस कॉलेज। इधर आप अगर मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे ना तो दिखता है वहाँ पे, ऐसा ऊपर चढ़ते जापानीज गार्डन से तो राइट साइड में कॉलेज है, और लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान है। तो वो कॉलेज में था मैं उस टाइम पे, 11th 12th में। तो अ, उसमें काफ़ी कुछ सीखने मिला, इंग्लिश भी वहीं से इम्प्रूव हुई, फुटबॉल वगैरह खेलना सीखा, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान आया, तो वहाँ से बहुत कुछ, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ, होता है कभी कभी ऐसा। तो वो 11th 12th की जर्नी एकदम खतरनाक थी, साइंस था मेरा, तो साइंस भी था एक तो, और बाकी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले कॉलेज वाले, कॉलेज के कारण, कॉलेज वाले के कारण, कॉलेज तो कॉलेज वालों के कारण भी तो फर्क पड़ता है। ठीक है, हुआ ऐसा कुछ, बहुत कुछ। चलो वापस आते, तो इसीलिए वो मैं बता रहा था कि वो जलाते नहीं है, तो वो रूमी ने ये इसके ऊपर लिखा है। तो रूमी का जो कोट है ना, उन्होंने यही बोला है कि कागरे कागर, यानी
जाना, तो पूरा खा जाना। लेकिन फिर वो बोलता है खैया ना तूने ना मोहे, खैया ना तूने ना मोहे, पिया दे मिलन की आस। दैट मीन्स मेरी आंखों को छोड़ देना, मुझे अभी भी उसके आने की उम्मीद है। क्या गहरा है, अपन डांस करते हैं एक आगर, तो क्या गहरे वर्ड्स है, लेकिन ये रूमी का कोट है पूरा। चलो खैर वापस आते हैं हम, इतना आउट ऑफ द बॉक्स चले गए आज अपन। चलो कभी कभी चलता है। एक सवाल और आ गया। हाँ, क्या है रूमी? अब रूमी अभी कहाँ इंस्टा पे रहेंगे, 13th सेंचुरी की बात है वो। आपको रूमी फैन क्लब बहुत मिल जाएंगे, कुछ बड़े बड़े लोगों के फैन क्लब मिल जाएंगे, तो रूमी के कोट्स बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है .5 में, राइट एंड रेम क्रिएट होगा ना सर? तो मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ पे अवेयर है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि वही चीज हमने पहले भी पढ़े थे। हमने देखा अगर पता है कि भाई बायर ओनर था फिर भी खरीद लेंगे हम, सी अगर खरीदेगा तो वहाँ रूल अलग है। तो ये वाले पॉइंट पे फिर से इनका सवाल आया, तो मैंने ऑलरेडी वैसे क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड फेथ विदाउट नोटिस। अगर ये नहीं है तो ये सेम चीज हमने पढ़े थे, यहाँ पे राइट ट्रांसफर नहीं होता एंड बायर कैन रिक्लेम द गुड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था राइट एंड रेम वाले में सेम एग्जांपल बनाए, लेकिन यहाँ पे आप देखो, वहां पे लिखा है ही इज अवेयर, यहाँ लिखा है अवेयर, सी को पता है। आप जाके एक बार देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना होगा आपके पास, बनाए कि नहीं? बना ही होगा। तो ये इसके डायग्राम में वहाँ लिखा है अवेयर, और वहाँ राइट एंड रेम क्रिएट हो रहा है। लेकिन इफ इज नॉट अवेयर तो वहाँ पे गुड्स लेके जाने का अधिकार नहीं होता, यहाँ पे सेकंड सेल इज वैलिड। ठीक है, यहाँ अगर अवेयर है तो रूल अलग है, नॉट अवेयर है तो रूल अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का निर्माण हो गया तो द नेक्स्ट स्टेज इज परफॉर्मेंस। अब उसको पूरा करना है, परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बोथ द पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस और एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म, वैसे यहाँ पे भी होगा कि अगर सेलर ने बोला था मैं गुड्स लेके आऊंगा, बायर ने बोला था मैं पैसे दूंगा, तो सेलर शुड गिव द गुड्स एंड बायर शुड मेक द पेमेंट। दैट मीन्स परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब ही है कि सेलर को गुड्स डिलीवर करना है, और बायर को पेमेंट करना है। तो अभी हम इसी की बात करेंगे, सेलर के गुड्स के डिलीवर करने के बारे में हमको चर्चा करना है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स की हम मेजरली बात करते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑफ प्राइस में तो कुछ है ही नहीं, जो भी टाइम दिया है वो टाइम के अंदर उसको पेमेंट कर देना चाहिए। बाकी डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है इसमें बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, डिलीवरी कैसे देना चाहिए, कब देना पड़ेगा, फिर पार्ट डिलीवरी दिए तो चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। सो व्हाट इज द परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। द बायर एंड सेलर मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। Section 31 lays down that it is the duty of seller to deliver the goods and it is the duty of buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale। तो जैसा एग्री हुआ था उस हिसाब से सेलर गुड्स ला के दे देगा और बायर पैसा पे कर देगा। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? जो हम बोल रहे हैं कि डिलीवर करना है गुड्स, दैट मीन्स क्या करना है? तो डिलीवरी को डिफाइन किया गया है, डिलीवरी मीन्स द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। जब अपनी इच्छा से मैं पोजीशन ऑफ गुड्स दे रहा हूँ दूसरे व्यक्ति को, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। तो अगर मैं आपको कोई गुड्स दे देता हूँ, समझो मैंने मोबाइल आपको बेच दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन इसके बाद परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं मोबाइल लाके दूंगा, आप पैसा मुझे दोगे। तो जब मैं फिजिकली आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, दैट इज डिलीवरी। तो डिलीवरी ये फिजिकली हैंड ओवर करने को हम डिलीवर करना बोलते हैं। ज्यादातर केस में फिजिकली गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े बड़े गुड्स होते हैं, बल्कि गुड्स होते हैं, तो उनको हम फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते। समझो मैं अपनी कार बेच रहा हूँ आपको, तो मैंने आपसे पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब मैं कार उठा के लाऊंगा कि ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो नहीं, कार ऐसा थोड़ी डिलीवर करते हैं।
होता है। अगर आप उसका एकदम सेम सिनोनिम ढूंढोगे तो उसका मतलब कंट्रोल दिखेगा। जैसे आप खुद की मूवी देखते हैं, एक लड़की है उसको ऐसा कंट्रोल कर रहा है, पजेस कर रहा है, तो पजेस कर रहा है दैट मीन्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसको पजेस कर लेता है ना, फिर वो आंखें आंखें ऐसी हो जाती है हल्ती बल्ती, ऐसे उल्टे उल्टे चढ़ रहे हैं, कुछ भी बताते हैं। ठीक है, भूत ने पजेस किया लेकिन बॉडी की लिमिटेशन होती है, ऐसा थोड़ी कुछ भी कर लेंगे, आड़े टेढ़े हो गए, कुछ भी बताते हैं मूवी में। सो सब होता नहीं, फालतू की चीजें होती है। तो भूत होते होंगे, पता नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी का, मुझे पता लगा, घर ही नहीं पहुंचा मैं आज। सो लेकिन इतना नहीं होता ये जो भी बताते हैं फालतू की चीजें, लेकिन उसमें अपने को उसके बिना मजा नहीं आता ना, अपने को लगता है यार वही सीन रहते, वही चीज बताते हैं, हमेशा कुछ नया होना चाहिए, आड़े टेढ़े। सो हाँ, अच्छा आड़े टेढ़े चल के आ रहा भूत, अपने को लगेगा अरे क्या मूवी थी, एकदम जबरदस्त, ठीक है। सो पोजीशन पोजीशन है कंट्रोल, ठीक है। सो डिलीवरी मीन्स द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। कैसे कैसे हो सकता है, तो इट मे बी आइदर द एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी और इवन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तीन प्रकार से डिलीवर हो सकते हैं, हम तीनों एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 33 lays down that the delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree। तो जैसा parties agree करेंगे वैसा डिलीवर होगा, shall be treated as delivery, और delivery may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in possession of the buyer। तो हर वो चीज जिससे हम बायर को पोजीशन दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। जैसे कि सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका होता है एक्चुअल डिलीवरी। Delivery is said to be actual when the seller hands over the goods physically to the buyer or his agent authorized to take possession of the goods। तो actual delivery का मतलब है जब goods physically hand over किए गए हैं। Symbolic delivery, symbolic delivery तब होती है जब बहुत बल्कि गुड्स है एंड इट इज इनकेपेबल, द गुड्स आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एक्चुअल डिलीवरी। जैसे मैं आपको ट्रक डिलीवर करना चाहता हूँ तो ट्रक उठा के थोड़ी ला सकते, तो ऐसे केस में ट्रक की चाबियां दे दी जाएगी, ठीक है। इवन अगर गुड्स रास्ते में है, अभी पहुंचने के हैं, तो यहाँ पे भी डिलीवरी की जा सकती है बाय गिविंग द डॉक्यूमेंट। अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये भी सिंबॉलिक डिलीवरी है। जैसे कि मैंने गुड्स भेज दिया था आपको, अब गुड्स रास्ते में है लेकिन मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर कर दिया, दैट मीन्स इट इज एज गुड एज गिविंग गुड्स, गुड्स की डिलीवरी दे दिया, मान लिया जाएगा। वहां पे भी लिखा हुआ था जब हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा था। तो यहाँ गुड्स एक्चुअल में फिजिकली नहीं दिया मैंने आपको, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, इट इज द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजीशन, वो गुड्स प्राप्त करने का एक जरिया है। तो अगर मैंने आपको ये दे दिया दैट मीन्स इट इज एज गुड एज गिविंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वही दिया सिंबॉलिक डिलीवरी, इट टेक्स प्लेस when the means of obtaining the possession is handed over to the buyer। so possession प्राप्त करने का जरिया, जैसे कार का possession प्राप्त करने का जरिया है उसकी चाबी, वैसे ही गुड्स को अगर रास्ते में है तो उसका पोजीशन प्राप्त करने का जरिया है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर कर रहा हूँ तो इट इज ऑल्सो डिलीवरी ऑफ गुड्स, बट यहाँ फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, इसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। फिर आप फिजिकली जाके गुड्स लेके जरूर आओगे, वो आगे चल के कभी ना कभी होगा। जैसे मैंने आज आपको कार की चाबी दे दिया, तो हो सकता है एक दो घंटे के बाद जाके आप वो कार को लेके चले जाओ। तो अभी आपको मैंने सिर्फ सिंबल दिया हूँ, एक सिंबॉलिक डिलीवरी दिया हूँ, लेकिन आप एक्चुअल डिलीवरी लेके बाद में चले जाओगे। तो वही दिया है, दिस हैपेंस व्हेन द गुड्स आर बल्की, बल्की है ना, बहुत हैवी है, एंड आर इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। फॉर एग्जांपल अ ट्रक इज डिलीवर्ड सिंबॉलिकली, ट्रक है ना, ट्रक by handing over its keys to the buyer। तो बायर को हमने उसकी चाबियां दे दी है तो मान लिया जाएगा हमने गुड्स दे दिया। और द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ lading और रेलवे रिसिट इन नेम ऑफ बायर एंटाइटल्स हिम टू ऑब्टेन द गुड्स। उसी प्रकार से समझो आप मेरी दुकान पे आते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई थी, मैं आपसे पैसा लेता हूँ और आपको दुकान की चाबियां दे देता हूँ, इट इज एज गुड एज गिविंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी गोडाउन की चाबियां दे देता हूँ, तो आप जाके गोडाउन में दुकान का दरवाजा खोलो गोडाउन का और गुड्स लेके जा सकते हो। तो अगर मैं चाबी दे दे रहा हूँ दैट मीन्स मैं गुड्स प्राप्त करने का एक जरिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ की ऑफ द गोडाउन इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ द गुड्स देयर इन। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये एक और प्रकार की डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इम्प्लाइड, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मीन्स इम्प्लाइड, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है इम्प्लाइड।
कभी ऐसा होता है कि गुड्स जाते हुए नहीं दिखेंगे आपको। अभी एग्जांपल दे देता हूँ, बाद में रीड करेंगे, अभी एग्जांपल से समझ लो। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स रखे हुए वहीं दिखेंगे जहाँ रखे थे, बट हम मान लेते हैं, इम्प्लाइड इम्प्लाइड यानी मान लेना, हम मान लेते हैं कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, भले गुड्स फिजिकली वहीं रखे हैं जहाँ पे रखे थे। ऐसे भी डिलीवरी हो सकती है। तो ये कब होती है? तो ऐसे केसेस में जब एक्नॉलेज करके हम डिलीवरी कर देते हैं, सिर्फ बोल के डिलीवरी कर देते हैं कि आज से गुड्स तुम्हारे हुए, तो इसको हम बोलते हैं डिलीवर कर देना। यहाँ पे भले फिजिकली गुड्स अभी भी वहीं रखे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखना है, आगे भी काम आएगा। जैसे समझो आप हो, आपको कहीं पे आपकी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, ऐसी एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, तो ज्यादा वास्तविकता से संबंध नहीं है। मान लो 18th बर्थडे और आपने एक प्लान बनाया कि उसको 18 प्रकार के गिफ्ट्स देंगे। हाँ, ऐसे प्लान बनाना पड़ता है। हाँ, जरूरी होता है। नहीं फिर बाद में, नहीं तो भाई झगड़े होंगे फिर, मेरा 18th बर्थडे था, तुमने मुझे 18 प्रकार के गिफ्ट क्यों नहीं दिए, तुमने तो बोला ही नहीं, सब वही बोल के बताओ क्या, तुमने खुद नहीं समझना चाहिए, होता है ऐसा। सो मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा मत देखो बट होता है लोगों के साथ। तो इसीलिए ऐसे नए नए प्लान सोचना चाहिए। तो आपने सोचा चलो 18 प्रकार के गिफ्ट देते हैं, अब लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा। आपने सोचे बर्थडे मार्केट से गिफ्ट खरीदेंगे, आप उसको लेके जाते हैं साथ में, आप बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हो ना, जरूरी थोड़े। सो छोटी छोटी चीजों में ज्यादा प्यार झलकता है कई बार। सो आपने समझो कुछ ऐसे सैंडल खरीद के दे दिए, हाँ ऐसी चीजें, तो जरूरी होता है। तो आपने सोचा 18 प्रकार के गिफ्ट देना है। अब आप बर्डी मेन रोड पे गए, बहुत सारी चीजें खरीदने को ठेले वेले लगे होते हैं, तो आपने बोला चले ले जो लेना है 18 प्रकार के गिफ्ट। अब बहुत सारी शॉपिंग की है, खतरनाक लेवल पे बहुत सारे बैग वगैरह ले लिए। इसके बाद आपका फाइनल प्लान था कि आप सब शॉपिंग होने के बाद जाओगे केक लेने। वहीं पे बर्डी मेन रोड से आप थोड़ा आगे जाओगे तो थाट बाट है वहाँ पे, हल्दीराम। तो हल्दीराम की दुकान में आप गए और आपने बोला कि भैया वो केक बताया था आपने बना लिया क्या? केक बन के रेडी है, बिल्कुल तैयार है, डिलीवरेबल स्टेट में है। आपने उसमें नाम भी लिखा दिया, भैया वो लिख दो हैप्पी बर्थडे बेबी, उसने लिख दिया, पैक कर दिया, रख दिया, आपने पैसा दिए। फिर आपकी फ्रेंड बोलती है अरे बाबू वो सैंडल खरीदने रह गई, कुछ एक चीज खरीदना रह गया, फिर से बर्डी जाना पड़ेगा मार्केट में। अब आप वो केक को लेके जाओगे तो हलवा हो जाएगा वो, क्योंकि मार्केट में लेके थोड़ी जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बोला दुकानदार को कि भैया एक काम करो, ये गुड्स को अभी अपने ही पास रहने दो, हम लोग थोड़ा एक आध चीज शॉपिंग करनी रह गई है वो खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद गुड्स लेके जाएंगे। यहाँ पे वो एग्री कर देता है कि मैं आपके बिहाफ पे इनको होल्ड कर रहा हूँ। जैसे उसने एग्री किया कि मैं आपके लिए केक होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ हम मान लेते हैं डिलीवरी कंप्लीट हो गई। भले यहाँ गुड्स वहीं रखे दिखेंगे, बट हम मान लेंगे कि उसने गुड्स डिलीवर कर चुका है। सो इसको इसीलिए हम कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं, इम्प्लाइड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गुड्स गए नहीं है, बट फिर भी हम मान लेते हैं दैट ही हैज डिलीवर्ड द गुड्स। इसको एक नाम और देते हैं हम, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटॉनमेंट। अटॉनमेंट यानी एक्नॉलेज करना, बता देना कि मैं तुम्हारे लिए होल्ड कर रहा हूँ। अभी तक वो कैसे होल्ड कर रहा था गुड्स को? एज ओनर। अभी तक जब तक वो सेलर है तो ही वॉज होल्डिंग एज ओनर, बट अब जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब वो होल्ड कर रहा है आपके एजेंट जैसा। अब वो बोल रहा है कि मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, ही इज नॉट होल्डिंग एज ओनर, ही इज होल्डिंग एज द एजेंट ऑफ बायर। सो आप ओनर हो गए और आपका एजेंट करके वो होल्ड कर रहा है। सो इट इज एज गुड एज गिविंग डिलीवरी, हम मान लेंगे कि डिलीवरी आपकी हो चुकी है। तो यहाँ पे ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर हो गई, डिलीवर भी हो गए गुड्स, ऐसा मान लिया जाएगा। हाँ ये जरूर है कि आप बाद में जाके एक्चुअल डिलीवरी भी क्लेम करोगे, लेकिन अभी ही गुड्स डिलीवर हो चुके हैं ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें अभी भी लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती है सेलर की, तो वो जिम्मेदारी क्या होती है वो हम बेलमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बेलमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप आपकी है और उसका सिर्फ अब पोजीशन बचा, पहले उसी की ओनरशिप थी, बट जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब आप ओनर हो गए और वो आपके बिहाफ पे आपका एजेंट करके होल्ड कर रहा है गुड्स को। सो ये इम्प्लाइड डिलीवरी है, इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या इम्प्लाइड डिलीवरी बोलते हैं। सो वही दिया है। सो a constructive delivery takes place when the goods are delivered to another person on behalf of buyer instead of buyer himself। एक थर्ड पार्टी को हमने गुड्स हैंड ओवर कर दिया। ये थर्ड पार्टी कई बार सेलर खुद भी हो
अपन देखेंगे। ठीक है, सो अभी सिर्फ हल्दीराम वाला एग्जांपल ध्यान रखो। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, और ब्रेक के बाद, ब्रेक यानी एक क्लास के बाद